हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका पवन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है, तो टोटल यहाँ पे हमें 14 पेज में दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम मिनिमम 3 पेज पढ़ लें, जिससे कि एक वीडियो के अंदर 3 पेज हम पढ़ लें, जिससे क्या होगा कि हम 3 वीडियो में ही ये 13 से 14 पेज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिमम हमारी जो वीडियो होगी वो 12 से 13 मिनट की वीडियो होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर बांदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से जो शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो डिटेल क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं, बस हम केवल क्वेश्चन का आंसर देखते चल रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में जिस तरह से कार्य के होने की जानकारी हो वो क्या है? वो क्रिया है। जैसे नहाना, बैठना, लिखना, चलना आदि क्रिया का अर्थ कार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे मौन वाचन। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। तो मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे लाउड रीडिंग एक होती है और एक साइलेंट रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में बच्चे तेज पढ़ते हैं, यानी कि बोल के पढ़ते हैं, जहाँ पे एक तरह से नॉइज होगा क्लास में। लेकिन अगर वहीं बच्चे से हम साइलेंट रीडिंग करवाते हैं तो उसमें शोर नहीं होगा और बच्चा चीज़ों को समझ भी पाएगा। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन यह है जब एक टीचर चैप्टर कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ पे वो साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहता है बच्चों से। तो यहाँ पे 2 विशेषताएं हमने देखी कि इसमें जब बोलेगा नहीं बच्चा तो वाद्य यंत्रों की वजह से उसके बॉडी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसको थकान भी कम लगेगी, वो चुपचाप बस पढ़ता ही जाएगा। और मौन वाचन में समय की भी बचत होती है, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ मन में पढ़ते हैं तो फास्ट पढ़ते हैं और इससे किसी बगल वाले को परेशानी भी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की विशेषताएं, लोकोक्तियाँ लोक जीवन में प्रचलित उक्तियाँ हैं। ये सारगर्भित होती हैं, यानी कि यहाँ पे इसका कुछ न कुछ मतलब होता है जो कि हमारे लोक जीवन में प्रचलित हैं, जहाँ पे लोग लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति संक्षेप में लंबी बात, कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती है, यानी कि बड़ी बात को छोटे में कह देती है। लोकोक्तियाँ चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिलमिलाने की क्षमता रखती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ। आपने देखा भी होगा टीवी में ऐड, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ। तो कहानी यानी कि कथा सम्राट के रूप में हम इनको जानते हैं। दोस्तों ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन। राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। राम द्वारा रावण मारा गया। राम द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ पे इस तरह से कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित किया गया है, यानी कि यहाँ पे राम का कर्म क्या है? रावण को मारना। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। मूर्ख होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अवधि खोपड़ी यानी कहते हैं ना, जब कोई गलत तरीके से कार्य करता है या मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो कहते हैं वो अवधि खोपड़ी का है। कभी भी उसका दिमाग पलट जाए या मूर्ख व्यक्ति की बात कर दी जाती है। सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर लेख को क्या कहते हैं? सुलेख, यानी कि सुंदर लिखना ही क्या है? सुलेख है। तो अक्सर टीचर्स 1 पेज राइटिंग हम देखते हैं बच्चों को स्कूल से कि 1 पेज राइटिंग लिख के लाना, और राइटिंग का मतलब देख के लिखना। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देश शब्द क्या है? उदाहरण से समझाएं।
ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों को क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गड़बड़ियाँ, थपथपाना, ढकढकाना। तो ये क्या है? ये देशज शब्द है, जहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में ये बोली लोगों ने खुद बनाई और वो बोलना स्टार्ट कर दिए। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पुराने रीति रिवाजों पर चलना क्या कहलाता है? लकीर का फकीर। भुज मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भुज मयंक सम मंजु मनोहर। तो यहाँ पे सम शब्द आ गया है। यहाँ पे देखिए, सम मतलब समान, तो ये उपमा अलंकार है यहाँ पे, और इसी से हम पहचान सकते हैं जहाँ पे ये सारे शब्द आते हैं, जैसे सम, जस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, जिसके पास कम ज्ञान होता है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे बहुत थोड़ा ज्ञान है फिर भी दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वे और, तथा, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है। तो यहाँ पे दो शब्द आपस में, दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। एक तरफ वर्षा हो रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भर गया। तो यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें हम क्या पाते हैं? तथा, और, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए, ये सारे जो शब्द हैं ये बीच में जुड़े दो सेंटेंस को आपस में जोड़ के रखते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ? 1943 ईस्वी में। कबीर किस विचारधारा के कवि हैं? कबीर हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि हैं। कबीरदास जी हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का लालन पालन किसने किया था? तो कबीरदास जी का जो जन्म था वो जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया था। तो डिटेल क्लास में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, और यहाँ पर वही चीज़ें लघु, अति लघु, त्रि और बहुविकल्पी में भी हमें देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु जी का नाम था महात्मा रामानंद जी। कबीर जी की पत्नी का क्या नाम था? कबीर जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। कबीरदास जी की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने 3 भाग इन्होंने काव्य संग्रह किया था, बीजक जिसको हम कहते हैं। बीजक के 3 भाग हैं। कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबर तो है नहीं। सूरदास जी का काव्य कृतियों का नाम बताइए। तो सूरदास जी के 3 सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 काव्य कृतियाँ हैं। सूरदास जी के यहाँ पे देखिए, तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी नरिहरदास, जो कि तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम बताइए। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है, अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में इन्होंने इसको लिखा था। तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से कुल 12 रचनाएं हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तो इनके प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचू, ये सारे काव्य संग्रह हैं इनके। तुलसीदास द्वारा कृत मुक्त काव्य लिखिए। मुक्तक काव्य कवितावली, दोहावली, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक मुक्तक काव्य हैं। तो दोस्तों ये नाम आप देख लीजिएगा। तुलसीकृत गीत के काव्य बताइए। तुलसीकृत गीत काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख हैं। तो यहाँ पे हमने देखा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, बिहारी जी किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी जी रीतिकालीन काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो रीतिकालीन काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम बिहारी। बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1603 ईस्वी में ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी के गुरु कौन थे? बिहारी जी के गुरु लाला नरिहर दास जी थे। बिहारी जी का निधन कब हुआ था? बिहारी जी का निधन
1663 में बिहारी का निधन हो गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। तो बिहारी सतसई जो कि इनका रचित ग्रंथ है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। तो ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? 1964 में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया था। राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। और इनकी रचना की वजह से, चूँकि उस समय पे आंदोलन चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रहे थे अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए, जिसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि होने का गौरव मिला। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म जो हुआ था संवत 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य उपाध्याय जी का, जिसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बताइए। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियाँ, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। तो यहाँ पे इनके बारे में हमने देखा। महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम बताइए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, ये प्रमुख कविता इनके संग्रह हैं महादेवी वर्मा जी के। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में 7 मई 1861 में कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। तो टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।